इसमें बच्चों थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी थर्ड चैप्टर की। आज इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में देखते हैं पहला एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 बुक खोलिए सब बच्चों की, पढ़ो इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट में पूछा है कि इन सभी में किस में आप किस तरीके कौन से मोशन में आप जो है ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ध्यान से देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताई है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कार है, अगर ये आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, अगर इसकी जो वाइब्रेशंस है तो इसमें वाइब्रेशन हो सकती है, या फिर जैसे कोई बॉल का मोशन होगा, बॉल रोटेट हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की शेप और साइज से उसके मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज से उसके मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह, एक बिंदु की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसके साइज को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नकार सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमें यहाँ पर बताना है, 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताना है इसमें से किस एग्जाम्पल में आप इस मोशन में ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले देखो, पहला क्या है, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, ठीक है। तो एक डब्बा मान लो ट्रेन का, ठीक है, ये मूव कर रहा है दो स्टेशन के बीच में, एक स्टेशन यहाँ पर ऐसे कर रही है और एक स्टेशन कहीं आगे दूर चल के होगा। जब ये ट्रेन इसके बीच में मूव करने वाली है तो आप देखो दो स्टेशन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब हम इसकी वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो पूरी की पूरी ट्रेन की, अगर चाहे एक डब्बा हो चाहे एक सेकंड डब्बे हो, सबकी वेलोसिटी लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम इस केस में, क्योंकि इसके साइज से ट्रेन के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, रेलवे कैरेज को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो, हेयर रेलवे कैरेज can be treated as a point object, can be treated as a point object, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track। एक बड़ा लंबा सर्कुलर ट्रैक है, बहुत बड़ा सर्कुलर ट्रैक, क्योंकि इसमें एक बात कही गई है कि वो बंदा जिसके कंधे पे बंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक बंदर क्या करना है, साइकिलिंग करना है, साइकिल होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बंदे जो साइकिलिंग यहाँ पर कर रहा है, इसके शोल्डर पर यहाँ पर एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, लेकिन एक बात और कही, ये बहुत स्मूथली घूम रहा है। स्मूथली का मतलब, अगर देखो आप बहुत छोटे सर्किल में घूमोगे तो आपको अपने वेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, आई बस में थोड़ा झोंक देनी पड़ेगी, ताकि आपका जो फोर्स है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका आप यूज कर सको सर्कुलर रोटेशन में। अगर एक बहुत लंबा चक्कर है तो आप देखोगे आप बिना झोंक के उसको मोड़ सकते हो, बस साइकिल के हैंडल को थोड़ा आपको मोड़ना है। आई बस में अगर सर्किल बहुत छोटा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, सर्किल बहुत छोटा है, उसमें आप स्मूथली नहीं घूम सकते, आपको अपनी बॉडी को एक तरफ झुकाना पड़ेगा, स्लैंट करना पड़ेगा। आई बस में क्योंकि वहां पर आप घुमाने के लिए, साइकिल को मोड़ने के लिए अपने वेट का यूज करते हो, वहां पर आपका जो साइज है वो कंसिडरेबल हो, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपनी बॉडी को, एक पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि एक पॉइंट को एक बिंदु पर मास है, उसका आप झोंक नहीं लगा सकते उससे। क्लियर है तक? लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सर्किल है, तो सर्किल में इसके रोटेशन में सिर्फ यहाँ पर ये साइकिल के ये हैंडल को घुमा कर ही मुड़ सकता है। आई बात में इसका साइज यहाँ पर मैटर नहीं करता, तो क्योंकि ये स्मूथली यहाँ पर घूम रहा है, तो इस केस में भी इस बंदे को और इस बंदर को, इस पूरे सब्जेक्ट को, जो ये हमारा सिस्टम बना है, इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसे तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, होल सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, सी पार्ट। इसमें क्या है, ए स्पाइनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो स्पिनर का टर्न होता है, दो तरीके से टर्न होता है, एक तो बॉल हवा में टर्न हो जाती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसमें फास्टर का बॉल होता है, तो तेजी से बॉल को फेंकते हैं
बनाना शुरू होती है, अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी क्रिकेट के बारे में। अच्छा ना वो हवा में टर्न हो जाती है, टिक भी नहीं खाती बॉल, टर्न होकर विकेट में घुस जाती है। एक टर्न क्या होता है, स्पिनर का टर्न होता है। स्पिनर का जो टर्न होता है बॉल टर्न तब करती है जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है, ग्राउंड पर पड़ती है, उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन का फोर्स लगता है और उस फ्रिक्शन के फोर्स के कारण ही बॉल क्या करती है, टर्न करती है। यहाँ पर आप बॉल के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बिंदु मान लिया तो एक बिंदु फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लगाएगा, जस्ट एक पॉइंट। आई बात समझ, यहाँ पर बॉल का साइज उसकी शेप मैटर कर रही है, टर्निंग इफेक्ट में उसका रोल है। आई बात समझ, तो जब कोई बॉल ग्राउंड पर गिरने के बाद अगर वो टर्न कर रही है तो वहां पर उसका साइज मैटर करता है, उसकी शेप मैटर करती है, उस पर उसकी टर्निंग डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप बॉल टर्निंग ऑफ बॉल, यहाँ पर इस बॉल को आप एक पॉइंट साइज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर हमको एक ग्राउंड दिया हुआ है और यहाँ पर पड़ने के बाद अगर ये बॉल टर्न करती है तो यहाँ पर इनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इनके बीच में, तब जाकर कहीं इसकी क्या होती है, टर्निंग होती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर बॉल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां पर हम बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्निंग इफेक्ट है उसमें हम इसके साइज को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो ये बिंदु बिंदु नहीं बोल सकते आप, इसका कुछ अपना पर्टिकुलर साइज होगा, तभी इनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? इसके बाद तीसरा केस है, लास्ट केस में दे रखा है डी आपका, क्या है, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। तो हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये टम्बलिंग का मतलब होता है टम्बल हो रहा है। टम्बल का मतलब क्या होता है कि आपने बर्तन को रखा और उसको हल्का हिला के छोड़ दिया, तो वो इस तरीके से होगा टम्बल। तो टम्बल होते हुए एक बर्तन क्या हो जाता है, गिर जाता है नीचे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक छोटा इस तरीके से बर्तन कंसीडर करो, एज पे रखा है, स्टूल के बिल्कुल नीचे है ना, कोने पर रखा हुआ। अगर ये टम्बल करते हुए गिरता है तो जब ये गिरेगा, जिसे टम्बल करेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर से एक डायरेक्शन में हो जाएगा और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ बनेगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे गिर जाएगा, करता हुआ यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? तक ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट मूव कर जाएगा, टॉर्क लगेगी और ये घूमकर नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको एक बिंदु नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बिंदु टम्बल कैसे करेगा, तो एक बिंदु एक पॉइंट पे रखा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी क्या केस है कि यहाँ पर भी हम ये जो बीकर है, here beaker cannot be treated as a point object, तो ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये समझाना था कि भाई कहां पर आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहां पर मोशन में उसका साइज और शेप हम कंसीडर नहीं करते। अगर एक मोशन हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता उस ऑब्जेक्ट का क्या साइज है क्या शेप है, वैसे भी हम प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों इतना बड़ा साइज कंसीडर करना, उसको बिंदु की तरह मानो, उसका पूरा मास क्या मान लो उस बिंदु पर रखा हुआ है। लेकिन अगर मोशन में साइज या शेप से क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो वहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों कुछ बच्चे नहीं है, आगे देखते हैं। इतना क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ग्राफ दे रखा है, पहले मैं ग्राफ बता दूंगा। पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये टाइम है और इस तरफ आपकी पोजीशन को लोकेट किया गया है। ठीक, दो स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरीके से खींची हुई है और दूसरी है इस तरीके से खींची हुई है। ठीक है, ये ए का मोशन है और ये बी के मोशन के लिए ग्राफ दिया हुआ है। हाइट लगभग उनकी सेम है, यहाँ इस तरीके से सेम पॉइंट पर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्स टी ग्राफ। For two children A and B returning from their school to their homes P and Q। ठीक है, P और Q पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, P हो गया और ये वाला पॉइंट क्या है, Q। कि दो बच्चे हैं,
वो स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। एक बच्चे का नाम है ए और दूसरे को क्या बोलते हैं, बी बोल दिया। और ए का जो घर है, ए का जो घर है वो कहाँ है, ये पॉइंट पर है, और बी का जो घर है वो कहाँ है, क्यू पॉइंट पर है। तो ये पॉइंट को मान लो स्कूल, स्कूल से चलना है, एक को बी तक पहुंचना है, दूसरे को स्कूल से चलकर क्यू तक। ठीक है, अब कहानी में क्या पूछा गया है, इस ग्राफ के बेसिस पर आपको जवाब देना है। चूज द करेक्ट अर्लियर इन द ब्रैकेट बिलो। देखो पहला पॉइंट क्या है, पूछा गया है a/b। ठीक है, ए और बी, ए या बी में से आपको चुनना है। लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। आपको बताना है अगर ए बी से पास रहता है, मतलब ए का जो घर है वो स्कूल के पास है, तो ए लिव क्लोजर देन बी। अगर बी पास रहेगा तो बी लिव क्लोजर देन ए। अब आप देख सकते हो भाई ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो स्कूल से एक का हाउस पी दूरी पर है, एक का क्यू दूरी पर है। पी दूरी पर किसका हाउस है, ए का, तो घर के किसका घर जो है स्कूल से ज्यादा पास होगा, ए का घर पास होगा। तो सिंपल ए लिव्स क्लोजर देन बी। क्लियर है? बी पार्ट देखो इसका, इसमें भी क्या है, ए बी, इसमें भी चुनना है आपको। स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। स्कूल में से पहले घर के लिए कौन चला है, देखो ये टाइम एक्सिस है, पोजीशन टाइम में एक रिलेशन दे रखा है, जब 0 0 0 टाइम था तो 0 पोजीशन पर था, टाइम बढ़ेगा तो ये पॉइंट मिला, इसकी पोजीशन भी बढ़ गई। इस टाइम पर देखो, इस टाइम पर मैं पूछूं ए कहां पहुंच चुका था, तो देखो कर्व पे पॉइंट परपेंडिकुलर डालो कि भैया इस टाइम पर ए यहां तक पहुंच चुका था, जबकि बी स्टार्ट भी नहीं किया था। तो पहले घर से पहले कौन निकला स्कूल से घर के लिए, ए निकला। बी ने तो यहां से स्टार्ट किया, मान लो 10 सेकंड हो सकती है, 20 सेकंड जो भी हो, लेकिन ए यहां पर शुरू हो गया था घर जाना, और बी ने यहां से स्टार्ट किया है, तो बी ज्यादा देर में चला है। तो सिंपल ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। क्लियर है? इसके बाद सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में क्या है, ए बी में से वॉक्स फास्टर बी, कौन तेज चल रहा है। भाई ये बात तो मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक जो वीडियोस है उसमें सोए नहीं रहे हो और उनको अच्छे से देख रहे हो तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो आपको स्पीड बताता है किसका स्लोप ज्यादा है। ए और बी के पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है, ये देख लो, एंगल छोटा एंगल बन रहा है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा समझ लो, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक कंटीन्यूअसली इंक्रीज होती है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बड़ा एंगल बनाएगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, और उसका स्लोप अगर ज्यादा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ए का देख लो ये एंगल छोटा है, बी के आते आते एंगल बढ़ेगा, देखो ए के साथ एंगल छोटा है, बी का एंगल बड़ा है, तो बी तेजी से चल रहा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, किसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं बी, जो बी है वॉक्स फास्टर देन ए, बी ज्यादा तेजी से चल रहा है ए के मुकाबले, बी ज्यादा तेजी से चल रहा है ए के मुकाबले। डी देखो इसमें क्या है, ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। अब ये ग्राफ जो आपकी बुक में दिया है, देखो इसमें थोड़ी सी जगह है, रख लो ये रहने दो, हैं रख लो, इसमें लगेगा घर ले लीजिए। देखो इसमें जो ग्राफ दिया है, कई बच्चों में जो बुक में ग्राफ है वो ए यहाँ इस तरीके से पीछे है और बी का पॉइंट आगे का है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आंसर शीट में आंसर दिया है उस हिसाब से इन दोनों की टाइम में सेम टाइम पर ए कहां पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा, और सेम टाइम पर जो बी है आपका वो कहां पहुंचेगा, अपने क्यू पर पहुंचेगा। तो टाइम में अगर ये सेम है, देखो इस टाइम पर ये पहुंचा पी पर, इसी टाइम पर बी पहुंचा क्यू पर, तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी बुक में ग्राफ पीछे दे दिया गया है, मान लो इसको यहीं पर, यहाँ ये थोड़ा आगे है, तो पहले कौन पहुंच गया, बी पहले पहुंच जाएगा, ए बाद में। क्लियर? तो डिपेंड ऑन जैसा आपने बुक दे रखा है, मैं आंसर शीट के हिसाब से बना रहा हूं, क्योंकि हर एक बुक में थोड़ी थोड़ी छपाई में गड़बड़ है, हर एक में फिगर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ही है। आगे देखो, इसके बाद ई पार्ट है इसका, ए और बी में से ओवरटेक बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, कौन किसको ओवरटेक करता है, कौन किसको ओवरटेक करता है। तो देखो इन दोनों का कर्व यहां पर काट रहा है, मतलब इस पॉइंट पर, इस टाइम पर दोनों कहां पर हैं, इस टाइम पर दोनों सेम पोजीशन पर हैं। पहले कौन चलना शुरू हुआ था, ए देखो इस टाइम पर यहां पहुंच चुका था, बी इस टाइम पर यहां पर पहुंच चुका था, बी जब ए, ध्यान से देखो, जब ए इस पॉइंट पर था, मान लो ये गाड़ी से जा रहा है, जब ए इस पॉइंट पर था
तब बी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और यहाँ तक आते आते टाइम से कितना सा चेंज हुआ और दोनों बराबर आ गए। उसके बाद बी आगे निकल गया, बी का अगर ऊपर चला गया, बी का अगर नीचे चला गया पोजीशन। आई बात समझ में? तो किसने किसको ओवरटेक किया, बी ने ए को ओवरटेक किया। कितनी बार ओवरटेक किया, जितनी बार ग्राफ ने काटा, एक बार ओवरटेक कर सकता है भाई। जब एक बार बी कर लेगा फिर तो या तो ए उसको करेगा, और क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है फिर तो वो आगे नहीं आएगा, बहुत तेजी से जाने वाला है ना। इधर को ऊपर चला गया सीधा कर, और ये कर नीचे होता चला गया, ठीक है। तो सेम टाइम में आगे हम देखेंगे, सेम टाइम में बी की पोजीशन ज्यादा दूर है, ए की कम है, मतलब बी आगे निकल चुका है। तो किसने किसको ओवरटेक किया, बी ने ए को ओवरटेक किया। ए स्कोर से पहले ही निकल चुका था, बी जबकि बाद में चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट तक आता है, इस टाइम तक आता है, तो उसने इसको क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। तो क्या लिखेंगे, बी ओवरटेक ए, और वंस किया, ट्वाइस किया, वंस एक बार ओवरटेक किया गया, एक बार ओवरटेक किया गया। क्लियर है यहाँ तक ये? आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 km/h। तो एक महिला अपने घर से 9 AM पर शुरुआत करती है, चलती है, 9 AM पर शुरुआत करती है। कितनी रफ्तार से वो चलती है, उसकी स्पीड दे रखी है 5 km/h, 5 km/h की रफ्तार से वो आगे चलती है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरी शुरुआत की और सीधी चली, ठीक है। उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर। तो यहाँ से घर है 2.5 किलोमीटर, उसको चलना है, कितनी रफ्तार से जा रही है, 5 km/h से, और 9 बजे उसने शुरुआत की। अभी तक की ये कहानी है। आगे स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। अब ये क्या करती है, यहाँ से जितने समय भी यहाँ पहुंची, हमें सब पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, मैं कहूँ आपसे कितने समय बाद वो ऑफिस पहुंच जाएगी, तो आसानी से निकाल सकते हो भाई। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम भी निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी, 5 km/h, ठीक है। ये आवर्स मान से आ जाएगा आपका, तो 2.5/5, 1/2, आवर्स को मिनट में करोगे तो कितना मिलेगा, 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट यानी कि 30 मिनट। उसको ऑफिस से सॉरी घर से ऑफिस तक पहुंचने में कितना, 30 मिनट का समय लगेगा। तो जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगी, समय टाइम कितना हो चुका होगा, 9:30 हो चुका होगा। अब 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच गई, रुक गई, कहा गया यहाँ पर वो 5 बजे तक रुकी, तो 5 PM तक रुकी, 5 PM, 9:30 से आवाज भी नहीं आ रही, 9:30 से दिख नहीं रहा साहब, सर आवाज भी नहीं आ रही अच्छे से। चलो देखो देखो, ये जो महिला है, एक महिला ने 9 बजे शुरुआत की थी सुबह में, 9 बजे वो उठी, 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकली। कितनी रफ्तार से चली है, वो 5 km/h की रफ्तार से चली है। महिला का ऑफिस दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है। और जब वो पहुंची, ऑफिस कितने समय में पहुंच जाएगी, पहले तुमने ये टाइम कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से मुझको टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, 5 की स्पीड है। ये टाइम आवर्स में आता है, इसको मैंने मिनट में कैलकुलेट कर दिया, 360 से मल्टीप्लाई करके आवर्स की, तो 30 मिनट का समय है। तो 9 बजे जो है महिला घर से चलती है और 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद 5 बजे तक वो ऑफिस में ही रुकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो, इसके बाद क्या है, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 km/h। वो 25 km/h की रफ्तार से, 25 km/h की रफ्तार से वापस अपने घर के लिए आती है। कितने बजे, 5 बजे। क्लियर, 5 बजे से वापस घर आ रही है, लेकिन कितनी रफ्तार से, 25 km/h की रफ्तार से। चूज द सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्स-टी ग्राफ फॉर हर पोजीशन। आपको इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास देखो कुछ पॉइंट्स तो आ गए हैं, हमें ये पता है किस समय वो कहाँ पर थी, घर थी, किस समय ऑफिस पहुंची। अब ये और पता करना है ऑफिस से घर तक कितना समय लग जाएगा। तो देखो ऑफिस से घर तक आने में आपको समय निकालना है। तो अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑफिस से घर तक आने के लिए डिस्टेंस को उतनी चलनी है 2.5 किलोमीटर अपॉन
ये T2 लिख दो, इसको टाइम मान लो T1, तो यहाँ कैलकुलेशन की, ठीक है। और कितनी कितनी स्पीड से 25 से 25 से चली गई यहाँ, ठीक है। किलोमीटर पर आवर ये आपका आवर्स का आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 2.5 से आपको ये 25 को करना है, कर सकते हो, 1/10 बचेगा, मल्टीप्लाई 10 करो, पॉइंट हुआ 25 से 25 खत्म, 1/10 आवर्स, या अगर मैं इसको मिनट में करूं तो मल्टीप्लाई 60 मिनट, 0 से 0 कितना मिनट है? 6 मिनट, ठीक। अगर वो 5 बजे ऑफिस से चलती है तो 5:06 पर वो घर पहुंच जाती है, 5:06 पर 5:06 पर वो घर पहुंच जाती है। क्लियर है? इस स्टोरी की मुझको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? पोजीशन के बीच में, और टाइम में कैसे देंगे? टाइम को ओ क्लॉक में चुन लेंगे, टाइम को ओ क्लॉक जैसे घड़ी में बजता है टाइम, उस तरीके से चुन लेंगे। देखिए ध्यान से, देखो एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? ध्यान से देखिए, ग्राफ बनेगा पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में। पोजीशंस को x से बनाएंगे, x से पोजीशन दिखाएंगे, और टाइम को हम t से लिखेंगे। पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो हम किस पे लिख रहे हैं? वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सर कैमरे में को v किलोमीटर लिखा से। है। क्या वो फिर से कंफ्यूजन है क्या कुछ? सर v लिखा आ रहा है कैमरे पे बीच में, कट हो रहा है। आरी सब सही हो गया अब। अच्छा, ये हीरा सिंह आज आया नहीं शायद ये। चलो देखो, यस तो ये इधर टाइम हो गया, इधर आपकी पोजीशन हो गई। अब ये टाइम है, टाइम लिखेंगे ओ क्लॉक में, ओ क्लॉक, ठीक है। हमारे घर में टाइम बजता है। कहानी की शुरुआत 9 बजे से हुई है, तो 9 o'clock से शुरुआत करेंगे। तो पहला यहाँ पर हो गया 9 o'clock, 10 o'clock, अभी टाइम किसमें चल रहा है? ये AM में चल रहा है, AM लिखते चलूंगा, 11 PM में चल रहा है। उसके बाद बनेगा आपका ये 11, 12 हो गया AM, 12 3 क्या बन जाएगा आपका? ये बनना शुरू हो जाएगा। फिर 1 बन जाएगा, 2 3 4 5, ये PM। क्या रह गया? तो देखो ये टाइम जो है 9 बजे से 5 बजे तक की कहानी है, लेकिन वास्तव में कहानी 5:06 तक है। तो आगे जरा टाइम में पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। 6 तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो 6 PM हो गया, इसके बीच में ये 5:06 PM, 5:06। और एक पॉइंट हमको ऐसा भी मिलना है 9:30 का, तो यहाँ पर 9:10 के बीच में एक पॉइंट और बजा लेते हैं। यहाँ पर क्या 9:30। क्लियर? स्टार्ट करेंगे। जब टाइम 9 था तो वो घर पर था, एक बिंदु तो ये मिल जाएगा। उसके बाद 9 से 9:30 तक, ध्यान से देखो, 9 से 9:30 तक उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट काफी है। एक पॉइंट तो 0 0 मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, वो जहां पर कहां पहुंचा है? ऑफिस पहुंचे। तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? देखो पहला पॉइंट अगर मैं बनाऊं x कोऑर्डिनेट में, यहां पर सारे पॉइंट लगा देगा। पहला x कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा क्या? x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। दूसरा, जब टाइम में x कोऑर्डिनेट 9:30 AM हो चुका है, 9:30 लिख दो इसका, x कोऑर्डिनेट जब 9:30 हो चुका है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है? कितनी दूरी को ट्रैवल कर चुकी है? 2.5 किलोमीटर। तो y कोऑर्डिनेट में पॉइंट आ जाएगा 2.5 किलोमीटर से इसको हमने लिख दिया है। क्लियर है? और इस बीच में इसकी स्पीड कैसी रही है? कांस्टेंट रही है। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 0। यहाँ पर ये मान लो 2.5 किलोमीटर का पॉइंट, कहीं पर भी लगा लो, यूनिट चुनना आपकी मर्जी है। ये 2.5 किलोमीटर मान लो 9:30 पे 2.5 किलोमीटर को पहुंच चुकी थी। इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहती है। 9:30 के बाद स्पीड कितनी हो गई? 0। ऑफिस में रुक गई। कब तक रुकी रही? 5 बजे तक। मतलब 5 बजे तक उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। ये घर है, ये ऑफिस है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्पीड 0 है तो उसके बाद ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, टाइम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से 5 बजे तक ये सीधी लाइन आएगी। सीधी लाइन का मतलब क्या है? स्लोप 0,
स्लोप जीरो का मतलब क्या है, स्पीड जीरो, पोजीशन टाइम ग्राफ। सीधे रहना भी। आगे 9 बजे के 5 बजे के बाद फिर से टेम्पो में बैठी 25 की रफ्तार से घर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कर्व नीचे आने वाला है क्योंकि उसको 5:06 पर यहाँ पर आ जाना है। तो यही पॉइंट सीधा सीधा लगा लो, तो आपने निकाले रखा है कि भैया टाइम कितना है 5:06 और पोजीशन कितनी है उसकी 0 होगी। घर पहुंच गए, वापस घर आ गई और इस दौरान स्पीड कांस्टेंट रही, तो यहाँ पे उनको स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला। तो ये आपने ग्राफ में क्या आपको पूरी कहानी बता दी जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी कि एक महिला 9 बजे शुरू होती है घर से, कांस्टेंट स्पीड से चलती है 5 किलोमीटर पर आवर। इसका स्लोप निकाल के स्पीड बता सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से चली स्ट्रेट लाइन, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, 9:30 से 5 बजे तक ऑफिस में रुकी रही, 5 बजे घर के लिए चली 25 की रफ्तार से और 5:06 पर घर पहुंच गई। क्लियर है? देखिए, तो ये ग्राफिकली हमने इस पूरी स्टोरी को डिफाइन किया। ये ग्राफ इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनने वाला है। इरासी ग्राफ कर दो इसको मैं। यस सर कर दीजिए, अब आ गया समझ। अब v तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ जी, वी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, v नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। चलो ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो सारे क्वेश्चन शुरुआत में हो सकता है आपको कम इंटरेस्टिंग लगे, ग्राफिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे ऐसे होते हैं उसको हम सॉल्व ही ग्राफिकली करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करना काफी लेंथी होता है, ठीक है। तो ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी में शुरुआत में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ग्राफिकली मिलेंगे। देखो द ड्रिंकर समझते हो ना, जो टल्ली हो रहा है दारू पी के, है ना, तो दारू के नशे में वॉकिंग इन ए नैरो लैन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। तो एक दारू जी है ना, इसने दारू नशा कर रखा है और ये पतली गली में चल रहा है। एक पतली गली में चल रहा है। इसकी खासियत क्या है कि भाई जब ये 5 कदम आगे रखता है तो फिर ये पीछे 3 कदम हो रहा है, ऐसे चलते हैं ना, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे, ये इसकी कॉन्स्टेंसी है। तो 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे, और ये पतली गली में आगे बढ़ रहा है। आगे की कहानी क्या है, ये याद रखना 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप। ये ऐसे चलता जा रहा है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकंड। उसका हर एक कदम 1 मीटर लंबा है और उसके हर एक कदम में जो समय लगता है 1 सेकंड का समय लगता है। मतलब 1 सेकंड में 1 चलेगा, 2 में 2, तो 5 मीटर कितने में पहुंच जाएगा, 5 सेकंड में। वापस 3 मीटर आएगा तो 8 सेकंड में वापस 3 मीटर आ जाएगा। तो 8 सेकंड बाद वो कहाँ खड़ा होगा, 2 मीटर पे तो खड़ा होगा, 2 मीटर पे। अगर वो 0 से शुरुआत करता है 5 सेकंड में तो 5 करेगा, 8 सेकंड में फिर से 2 मीटर का आएगा, फिर 5 सेकंड में फिर 5 7 पे पहुंच जाएगा। इस तरीके की कुछ कहानी इसकी चल रही है। आगे प्लॉट दी एक्स ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है इसके मोशन का। पहले इसके मोशन के लिए पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट कर देंगे। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रिंकर टेक्स टू फॉल इन ए पिट ऑफ 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। या तो ग्राफिकली बताओ या मैथमेटिकली बता दो। क्या कि अगर यहां से 13 मीटर आगे खड्डा है तो पहले पॉइंट बना लेते, मान लीजिए 1 मीटर का, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक की कहानी 30। तो 30 मीटर में गहरा गड्ढा है। आपको बताना है कितना समय लगेगा इसको इस गड्ढे में गिरने में, ये बताना है। आपको लगातार 5 आगे ले जाना है, 3 पीछे जाना है, फिर 5। तो हर एक 8 सेकंड में 2 मीटर तो किसे गिरा है, एक समय ऐसा गया है गड्ढे में जाके गिरने वाला है, ये आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम और पोजीशन का कर्व बनाएंगे। पहला पॉइंट निकालते हैं, जब टाइम 0 था, देखो यहाँ पर मैं इसका हल्का सा मोशन दिखाऊंगा वो कैसे चलने वाला है। यहाँ से स्टार्ट होगा, जब टाइम 0 था उसने स्टार्ट नहीं किया था, 0 टाइम पर वो शुरू करता है। 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, 2 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है तो ग्राफ में तो सीधी रेखा आएगी, तो बीच के पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं। वहां पर देखो जहां पर अपनी स्पीड को डायरेक्शन को चेंज करने वाला है, तो 5 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा, 5 मीटर। स्टार्टिंग ये है, इस पॉइंट का नाम होगा 5 सेकंड 5 मीटर। क्लियर है?
अब 3 कदम उसको पीछे आना है, 5 3 8, टाइम तो बढ़ता जाएगा चाहे पीछे आगे चले, लेकिन पोजीशन घट जाएगी जब वापस आने वाला है। आगे चलेगा तो पोजीशन प्लस में बढ़ती जाएगी, पीछे आएगा तो फिर घटनी शुरू हो जाएगी वापस। तो जब वो 3 कदम पीछे आएगा तो इस पॉइंट का नाम मैं क्या लिखूं, इस पॉइंट का नाम मैं क्या लिखूं, इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम क्या होगा कि टाइम तो हो चुका 8 सेकंड, लेकिन पोजीशन क्या है 2 मीटर, क्योंकि 3 कदम पीछे आ गया। ठीक है, फिर 5 आगे चलेगा तो 5 2 7 पे रुकेगा ये, और टाइम कितना हो जाएगा 8 का 5 जोड़ो 5 सेकंड और हो जाएगी, 8 का 5 जोड़ोगे तो 13 सेकंड में टाइम में 13 सेकंड पॉइंट मिला। यस सर। और पोजीशन में 7 मिला। 3 कदम पीछे आ जाएगा तो 7 माइनस 3 करो 4, टाइम 3 और बढ़ा लो 3 सेकंड, तो 16,4 16 सेकंड में वो कहां खड़ा है 4 मीटर पे आ गया। फिर 5 कदम आगे चलेगा, 5 4 9 हो जाएगा, पोजीशन में 9 और टाइम में 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 को पता चल गया कैसे पॉइंट लगता है पोजीशन टाइम में। यस सर। 3 कदम पीछे आएगा, 9 से 3 फिर से घटा लो 6, देखो 8 सेकंड में 2 पे था, 16 सेकंड में 4 पे था, 24 सेकंड में 6 था, कुल मिला के 2 बढ़ रहा है। तो ये आपका टाइम में 3 और बढ़ा लो 24 और ये 6 का है। 6 के बाद इसको क्या चलना है 5 कदम आगे चलना है, फिर से 6 5 11 पे आ जाएगा और टाइम 29 सेकंड हो जाएगा। फिर से 3 कदम पीछे आएगा, तो 3 कदम पीछे आएगा, 11 में से 3 घटा लो 8, ठीक है, पोजीशन में 8, वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन का, एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का है, तो टाइम कितना हो जाएगा 29 और जोड़ लो 32 और वहाँ 32 हो गया। उसके बाद 8 5 13, अब वापस आने की हिम्मत ही नहीं रहेगी भाई, घेरा कट्टा गिर जाएगा कहाँ आएगा, ये तो चल बहुत मुश्किल से रहा था संभल के, अब इससे निकला तो जाएगा नहीं। तो बस ये लास्ट आपकी 5 सेकंड ये कि भैया 5 सेकंड में आगे अब वापस नहीं आ सकता, खड्डे में गिर जाएगा, और हमको यहीं तक की स्टोरी को लोकेट करना था जब वो खड्डे में गिरने वाला है। ठीक है, तो ये आपका टाइम कितना हो जाएगा 32 में 5 जोड़ दो 37 और ये हो जाएगा 13। ये पूरी कहानी एक पॉइंट, हर एक पॉइंट को लोकेट करना है, 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। इधर ये पोजीशन टाइम। अब टाइम में मुझे कहां तक पॉइंट लेने हैं 37 तक। तो गैप 2 का रखोगे तो कम से कम 16 पॉइंट लगाने मिलेंगे, 4 का ठीक है, 4 का रखो, 9 पॉइंट का काम हो जाएगा, 4 8 12 16 20 के बाद ये बनेगा आपका 24 28 32 36 और 36 के बाद एक थोड़ी सी दूरी पर 37, क्योंकि इस अंतर को 4 मारना है, उसके 4 टुकड़े करो, एक अंतर बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये 37 टाइम हो गया, 37 और टाइम कितना है, सेकंड में। डिस्टेंस पोजीशन में क्या ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। स्टार्ट करो, 2 का गैप यहाँ पर ले लो चाहे तो 2 4 6 8 10 कॉपी में जगह है तो कितना डिस्टेंस कर लो, बड़ा ग्राफ अच्छा दिखाई देगा। 12 और ये 14 आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट्स मुझको लगाने हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट मेरे पास 0 पोजीशन, 0 टाइम 0 पोजीशन। दूसरा पॉइंट आया 5 5, टाइम हो चुका था 5 सेकंड, तो 5 सेकंड की डिस्टेंस भी 5, तो यहाँ भी ये 5 में चलो, यहाँ भी आप क्या करो 4 के बाद बीच में तो 6 आएगा, यहाँ आएगा 5 अंदाजे से लगा लो यहाँ पर। ये दूसरा पॉइंट दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 5 सेकंड 5 मीटर। इनके बीच में रफ्तार कांस्टेंट थी, सीधी रेखा से जोड़ दिए इनको, तो लगातार पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी दूरी पर पहुंच गए, यहाँ पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वापस वाला 8 2, टाइम में 8 डिस्टेंस में 2, तो डिस्टेंस में 2 ये रहा, टाइम में 8 रहा, ये पॉइंट मिला आपको क्या 8 कोमा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कोमा। इसके बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव। तो आप देख लो, तो सामने की डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव प्राप्त नेगेटिव आ जाएगी, तो सामने की पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, वापस आएगा नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन आपकी मर्जी की, नहीं छोड़ो पॉजिटिव, इधर भी छोड़ो नेगेटिव। आगे देखते हैं इसके बाद, ये वाली कहानी हो गई 8 2 तक।
13 सेकंड पे 7 मीटर पे है, बीच में 14 होगा, यहाँ पर ही 13 सेकंड में वो है 7 पे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं पॉइंट स्केल से नाप के बनाते हैं ना, और इसको ये हम माफ कर देते हैं, जो पॉइंट लगाते हैं ग्राफ बस ये लाइन कहना है, ग्राफ की लाइन बनेगी आपको, क्योंकि ग्राफ का देगा आपको हर एक पॉइंट पर टाइम में पोजीशन में रिलेशन, हर एक पॉइंट पर टाइम में पोजीशन में रिलेशन। तो हमने ग्राफ में सिर्फ कुछ पॉइंट इसलिए लोकेट किए हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें, इनको स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा ताकि हर एक टाइम पर आपको पोजीशन में रह सके। ये तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हो गया आपका 13,7। उसके बाद 16,4, 16 पे 4 अपन जल्दी जल्दी कर देंगे इसको, ये 16 पे 4 हो गया। उसके बाद 24 पे 6, 20 4, 16 का सॉरी छूट गया 1 पॉइंट, 21 पे 9, 21 यहाँ पर हो गई, 21 पे 9, ये 9 यहाँ पर 21,9, और ये बीच में क्या रखा है हमने 16,4। उसके बाद 24 पे 6, 24 पे पीछे आ गया 6 यहाँ पर है, ये हो गया आपका 24 पे 6। आगे कहानी बना सकते हो? यस सर। तो इसी तरीके से पॉइंट देख देख के ग्राफ बनाना है, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो बीच में ये आगे नहीं बना लोगे बच्चों। आगे की कहानी हीरा सिंह, आगे कहानी बना सकते हो? यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स लगाकर ग्राफ को ऐसे जाकर 13 मीटर पर एंड कर देंगे, सेकंड लास्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। A jet airplane traveling at a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at a speed of 1500 km per hour। देखो एक जेट एयरप्लेन है, ठीक है, इस जेट की जो स्पीड हमें दे रखी है, एक जेट एयरप्लेन है ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 500 km पर आवर, 500 km पर आवर की स्पीड से मान लेते इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर। इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पीछे इसका कम्बस्टन प्रोडक्ट निकल रहा है, गैसेस जल रही है तो धुआं निकलेगा पीछे, जिस स्पीड से गैसेस निकल रही है वो स्पीड हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिलेटिव आ गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखो दोबारा पढ़ेंगे, कि इसकी जो स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर है रिलेटिव टू द जेट, जेट के रिलेटिव में। अगर आप जेट के ऊपर बैठे हो, जो भी बंदा ऑब्जर्व करता है जाएगा उसको रेस्ट पर मान लो, तो अगर आप जेट के ऊपर बैठे हो, आपको क्या लग रहा है कि धुआं 1500 की रफ्तार से पीछे जाएगा, वास्तव में क्या 1500 की रफ्तार से नीचे जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आसानी से बता सकते हो 1500 माइनस 500 1000 से पीछे जाएगा, लेकिन 500 से तो हम इधर चले शिफ्ट हो जाएंगे, और हम क्या मान रहे हैं खुद को रेस्ट पर। जब आप चलते हो तो आपको ग्राउंड के ऑब्जेक्ट क्या लगता है, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप सामने की तरफ गाड़ी से जा रहे हो, आपको क्या लगता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, तो आप खुद को रेस्ट पर मान लेते हो, उनको मूव करते हुए नहीं करते, क्लियर। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं उनसे क्वेश्चन को करेंगे। तो वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूंगा और उधर नेगेटिव। तो जेट की स्पीड पर मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस साइन लगा दूंगा, मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया, ये बन गई वेलोसिटी कि 1500 किलोमीटर पर आवर से जेट मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है हमको, वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन प्रोडक्ट 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड टू द जेट। तो देखो लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन प्रोडक्ट किसके रिलेटिव में, जेट के, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन विद रिस्पेक्ट टू जेट, जेट के रिलेटिव इसकी जो रफ्तार दे रखी है 1500 किलोमीटर पर आवर, और अगर आप जेट पर बैठे हो तो आपको क्या लगेगा, धुआं इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, लेटर का जो बाद में किसका जिक्र हुआ है, कम्बस्टन प्रोडक्ट का, तो इसकी आपको स्पीड बतानी है कि जो कम्बस्टन प्रोडक्ट की कितनी स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर कोई बंदा यहाँ पर ग्राउंड पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इसकी स्पीड कितनी दिखाई देने वाली है, हमें निकालना है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है।
फॉर्मूला सिंपल है, एक ही फॉर्मूला बताना है, रिलेटिव का हर जगह में चलने वाला है, कैसा भी कॉम्प्लीकेटेड केस हो। तो वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन विद रिस्पेक्ट टू जेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन विद रिस्पेक्ट टू दोनों की ग्राउंड में आएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जे जेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जनरल फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हर जगह ये फॉर्मूला यूज करना है रिलेटिव वेलोसिटी का। और वेलोसिटी को डायरेक्शन साइन के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जे कितनी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जे 1500 प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो कैलकुलेट करनी है धुएं की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जेड की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है आपको माइनस के 500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस 500 वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 1500 माइनस 500 1000, तो वेलोसिटी ऑफ कम्बस्टन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। साइन कैसा आया, पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राउंड वाले बंदे को ऐसा लगेगा धुआं 1000 की रफ्तार से पीछे चल रहा है, जेट के अंदर कोई बंदा बैठा है उसको लगेगा धुआं 1500 की रफ्तार से पीछे चल रहा है, क्योंकि वो खुद को रेस्ट कर रहा है। भाई एक सेकंड एक घंटे में धुआं तो 1000 पीछे जाएगा, 5 को आगे चला जाएगा, ओवरऑल उसको क्या लगेगा 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धुआं पीछे जाएगा। क्लियर है?